Welcome students. In this session we will discuss about the Newton's third law of motion as well as the conservation of linear momentum. Let us start. First of all, what is the Newton's third law of motion? क्या करता है? ठीक. By this पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं. By this for every action there is equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. This is the Newton's third law. सोचने में बड़ी सिंपल सी बात लग रही है कि भाई जैसा व्यवहार आप करोगे वैसा ही हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे, या उल्टा कहिए कि जैसा व्यवहार और नेचर हम करेंगे वैसा ही दूसरे लोग हमारे साथ करेंगे. ठीक. तो इसलिए ये ध्यान रखिए, सभी के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा कि आपको खुद अपने लिए पसंद है. ठीक. तो अब ये है, ये तो हो गए फिलोसफिकल बात. ठीक. पर अब यहाँ पे कहने का मतलब कि अगर दो बॉडीज इंटरैक्ट करती हैं, मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है और एक ये दूसरी बॉडी है, दोनों के दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर टकरा रही हैं, फोर्स लगा. So this is, you can say A, this one is B. It applies F B A, मतलब और ये अप्लाई कर दी क्या जी इसके ऊपर, सॉरी ये फ्लोर पे ही टकरा रहे हैं, फ्लोर है. ठीक. तो ये B इसके ऊपर F A B. Here you can say कि F A B is the force on A due to B. Force on A due to B. ये ध्यान रखिएगा, ये नोटेशन आपको आगे फर्दर भी यूज करनी है. ठीक. इसलिए बता रहा. और दूसरी चीज F B A means force on B due to A. ये चीज है. तो अब इसमें क्या है, इफ देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ओवर. ठीक. तो अब ऐसी सिचुएशन में या वो कहिए दैट इज द मैटर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. यहाँ पे ये कहेंगे कि सिंस ये बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन इक्वल्स टू ये अपोजिट ऑफ रिएक्शन, अपोजिट ऑफ रिएक्शन. ध्यान रखिएगा. तो अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ये देखिए ये निगेटिव, क्योंकि इसने इसके ऊपर मतलब बी ऑब्जेक्ट बी ने फोर्स लगाया इसके ऊपर एफ ए बी, और ए ने उसके एज ए रिएक्शन फोर्स लगा दिया एफ बी ए. बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो मतलब एक ही आगे ना माइनस लगना चाहिए, तो ये माइनस इसी कारण से. अगर हम इसको एक्शन कर रहे हैं तो दिस वन इज द रिएक्शन. यू कैन से एफ ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी. ठीक. अब कुछ चीजें इसके बारे में क्या कि एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट बी एट डिफरेंट बॉडीज. ठीक है. एक्शन एंड रिएक्शन लिख लीजिए. क्या फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन must be on different bodies.
डिफरेंट बॉडीज। एक्शन और रिएक्शन जो होने चाहिए वो अलग अलग बॉडीज पे होने चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज कि एक्शन एंड रिएक्शन कैन नेवर कैंसल ईच अदर। एक चीज ये भी है, कहिएगा कि सर इक्वल फोर्स अपोजिट फोर्स लग रहा है तो दोनों नल कर दिए तो इट मींस रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो। ठीक है, पहली क्योंकि ये फोर्सेस को कैंसिल करने के लिए फोर्स, दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पे लगने चाहिए, एक ही पॉइंट पे लगने चाहिए, तभी क्या है एज ए रिजल्ट सारे फोर्सेस का सम जीरो हो सकता है। अगर फोर्सेस क्या है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं तब हम वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक, एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट बी ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन एंड reaction can never cancel each other। एक दूसरे को ये कैंसिल भी नहीं कर सकते। अभी मैंने रीजन बताया है, आप सोचिए क्यों नहीं कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, तो अब दूसरी बात ये क्योंकि फोर्सेस तो इक्वल अमाउंट के हैं, क्या ये इक्वल अमाउंट के ही एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेंगे? सोचिए, करेंगे? नहीं। क्यों नहीं? कुछ कहोगे हाँ, कुछ कहोगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ऑब्जेक्ट्स का जो इन द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडीज will depend upon the mass of participating bodies। जो बॉडी हैवियर होगी उसका एक्सीलरेशन कम होगा, जो बॉडी लाइटर होगी उसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब हम बात कर रहे हैं क्या कि चलिए एक चीज और हम बात करें। दो स्टूडेंट्स में मार पिटाई हुई, खूब घूसा चला, हाथ ला तो घूसा चला। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होना चाहिए? दोनों के बराबर चोट लगनी चाहिए। पर एक लड़के के कहीं यहाँ फूट जाता, कहीं यहाँ दर्द करता, कहीं वो, और दूसरा लड़का क्या है बिल्कुल सेफ रहता है। ऐसा क्यों? सोच सकते हो? कॉमन प्रॉब्लम है, सोचिए जरा सा। तो अभी हम इसका जवाब देते हैं। मुझे लगता है बच्चों आप सभी इसका आंसर सोच लिए होंगे, पर सही नहीं सोचे। ठीक है, अब ये है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना फोर्स झेल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है, दो बच्चे हैं, एक स्ट्रांग है और एक क्या है वीक है, कमजोर है। तो दोनों में मार पिटाई अगर होती है तो क्या होगा, स्ट्रांग वाला ज्यादा फोर्स झेल सकता है और जो वीक वाला होगा उसको थोड़ा सा एक थप्पड़ भी पड़ जाएगा, वो उलट के गिर जाएगा। इट मीन्स जो आपके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ा, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ तो एक्शन इक्वल टू अपोजिट ऑफ रिएक्शन। अगर हम घूसा मार रहे हैं तो जितना दूसरे के मुंह पे चोट लग रही है उतनी ही चोट हमारे इस हाथ में भी लग रही है। पर अंतर ये आता है कि घूसा जो है हाथ हमारा ज्यादा मजबूत है इन रिस्पेक्ट टू आवर फेस। फेस पे अगर चोट लगेगी ज्यादा डिफेक्ट क्रिएट होगा, हाथ में घुसे में कम इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हुए भी दोनों का इफेक्ट क्या है, अलग अलग है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो अब ये है सम एग्जांपल्स, हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स किसका? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। पहला, आप सभी वॉकिंग करते हो, क्या होता है कि आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, वी बाय वन स्टेप वी ग्रिप द अर्थ एंड पुश इट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? विथ आवर वन फीट ग्रिप द अर्थ, मतलब अर्थ को पकड़ता है और फिर पीछे की तरफ धकेलता है। एज ए इफेक्ट, एज ए रिएक्शन, वी आर पुश्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि हम इसको अर्थ को पीछे धकेलते हैं। और अब देख लीजिए फर्स्ट क्या है, वॉकिंग। एक्सप्लेन खुद कर सकते हो, ठीक। दूसरी चीज, मैन एंड बोट, इसमें आपको फील नहीं होगा, वॉकिंग में आप नहीं उतना फील कर सकते हो, तो मैन और बोट में बड़ा बढ़िया से आप मैन एंड बोट क्या फील कर सकते हो जी? कोई आदमी क्या है, नदी के किनारे, आप बिल्कुल नदी या तालाब की बात करते हैं, नदी में तो पानी का फ्लो रहता है, तालाब के किनारे क्या है, कोई नाव रखी है मान लीजिए। अब उस तालाब का पानी पूरा शांत रहता है कि नाव कहीं इधर उधर जाने का चक्कर नहीं, नाव में ही बैठा हुआ कोई आदमी किनारे पे जंप कर दिया, ठीक। 1 मिनट बाद ऑब्जर्व करेगा, नाव उधर चली जाएगी दूर। क्यों? क्योंकि आदमी तो आगे की तरफ जंप किया। वो कैसे जंप किया? उसने नाव को पीछे की तरफ पुश किया, एज ए रिजल्ट नाव ने आदमी को आगे की तरफ पुश किया, ठीक। तो इसीलिए लगभग तुरंत तो नहीं, तुरंत में उतना ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे क्योंकि तुरंत पकड़ लोगे, ठीक है। पर 1 मिनट बाद, अगर 1 या 10-15 सेकंड के बाद अगर देखोगे तो नाव दूर चली जाएगी। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब इसके अलावा बच्चों कि हाँ, स्विमिंग में भी कर सकते हो, जैसे थर्ड केस क्या है जी, स्विमिंग मतलब तैरना। उसमें आपको याद होगा, ध्यान से अगर ऑब्जर्व करिएगा कि हम पानी को ऐसे ढकेलते हैं, एज ए रिजल्ट वी एक्सपीरियंस ए फॉरवर्ड फोर्स, ठीक। एज ए रिजल्ट द स्विमर गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, पानी को पीछे ढकेले और नतीजा क्या निकला कि आदमी जो तैराक है वो आगे की तरफ चला गया। दैट इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ ये न्यूटन्स थर्ड लॉ। पर बच्चों अब ये है, कुछ लोग कह सकते हैं कि सर इसमें तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेसिस पे भी हो सकता है। पर बच्चों एक चीज जान लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ, बोथ आर यू कैन से भाई या भाई बहन। इज दैट क्लियर? तो इसलिए एक का, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिराइव करोगे तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का को अप्लाई करोगे ही करोगे, ठीक है। इसीलिए तो दोनों फेनोमेना के बेसिस पे किसी भी फेनोमेना को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अलावा बच्चों और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। तो अब नाउ लेट अस सी द कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। What do you mean by conservation of principle है ये, या law of conservation of linear momentum क्या कहता है
कि by this for an isolated system, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, अभी मैं बताऊंगा आइसोलेटेड सिस्टम क्या है. फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व. फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल, ये लीनियर मोमेंटम, या कहिए यहां देखिए, इसकी बजाय हम और इजी में कहेंगे द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. क्या है? द बाय दिस द टोटल linear momentum of an isolated system remains constant. ठीक. अब बच्चों यहाँ पे सोचने की जरूरत है. बुक्स में देखिएगा आपने बड़ी लंबी लंबी डेफिनेशन. ठीक है. हियर मेन हमारा पर्पस इसी में हो गया आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है. आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ फोर्स, एनर्जी and mass with the surroundings. या कहिए isolated system where there is no exchange of exchange of energy, mass and force with the surrounding. मतलब जिसके ऊपर कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, ना ही बाहर से मास का एक्सचेंज है, और ना ही क्या है एनर्जी का एक्सचेंज है. दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड. आइसोलेटेड मतलब अलग अलग करना. अब ये देखिए स्टूडेंट्स कि इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा. क्लास 9 के बेसिस पे क्या है कि मान लेते हैं कि दो let us consider there are two objects. जो बिलियर्ड बॉल्स हैं वही मान लीजिए. ठीक. ये दोनों क्या है ऐसे जा रही हैं. ठीक. इसका प्रूफ हम कर रहे हैं. आप दिस इज मास m1, दिस इज मास m2. It is moving with velocity u1, it is moving with velocity u2. ठीक. अब यहाँ पे क्या है कोलाइड हुए. ये कोलाइड हो गए. दिस इज m1, दिस इज m2. तो अब इसके ऊपर फोर्स लगा F12 और इसके ऊपर फोर्स लगा F21. ठीक. और फिर इसके बाद आफ्टर कोलिजन ये मूव करने लग गए. दिस इज m1, दिस इज m2. ठीक. तो अब
ये क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी हम v1 कर देते हैं, इसकी वेलोसिटी v2। यू नो वेरी वेल, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। दिस कंडीशन इज बिफोर collision, this is after collision, and this one is during collision, ठीक है। ये कोलिजन के समय ऐसी सिचुएशन में। तो अब सबसे पहली बात टोटल इनिशियल मोमेंटम करेंगे, फिर फाइनल मोमेंटम करेंगे, और फिर इसी को हम क्या है इक्वल प्रूफ करेंगे। मतलब वो कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का टोटल लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल, ठीक है। तो अब ये है, हाँ तो ये कर दे रहे हैं बच्चों। अब ये है, इसमें थोड़ा सा आप कुछ सोच सकते हो कि इन दोनों की वेलोसिटी में क्या रिलेशन हो सकता है। सोचिए, कोलिजन होना चाहिए, कोलिजन तभी होगा जब आगे पीछे वाली गाड़ी तभी आगे वाले को ठोकर मारेगी अगर आगे वाले की स्पीड कम है, पीछे वाले की स्पीड ज्यादा है। तो u1 इज ग्रेटर देन u2, और इसी तरह से कोलिजन के बाद क्या होना चाहिए, इसकी मतलब आगे वाले गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, तभी वो बच के निकलेगी। अदरवाइज अगर कम होगी तो बार बार टकराती रहेगी। तो ठीक है, तो अब ये है v1, ये v2, ठीक। तो अब करना क्या है जी, देखिए, बाय दिस यू कैन से टोटल इनिशियल मोमेंटम, p इनिशियल हम कर रहे हैं। p इनिशियल क्या हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। अब देखिए, टोटल इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, और टोटल फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2। यही दोनों आपको इक्वल प्रूफ करने हैं, ठीक है, यही प्रूफ करने हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि यू नो फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अब क्या है, सिंस F12 क्या है जी, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, एट F21 क्या है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक। तो अब ये फोर्स एना देन फोर्स F12 मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट, मतलब m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t। दिस विल बी द टाइम टेकन, ठीक। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सेकंड हम कर दे रहे हैं क्या, आल्सो ये F12 है, F21 क्या हो जाएगा, F21 विल बी इक्वल टू, मतलब ये किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, F फोर्स ऑन टू, M2 विल बी इक्वल, F21 विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम। तो M2 v2 माइनस M2 u2 डिवाइडेड बाय डेल्टा t। This is the equation number 2. Since by you can say Newton's third law, by Newton's third law,
एक्शन इज इक्वल टू एक्शन इक्वल टू निगेटिव ऑफ रिएक्शन या कहिए अपोजिट ऑफ रिएक्शन। सो अब देखिए F12 and F21 both are action and reaction. Action and reaction. So F12 equals to minus of F21. तो आप क्या कर दोगे, F12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधे रख दीजिए वैल्यू M1 V1 minus M1 U1 divided by delta T equals to negative of M2 V2 minus M2 U2 divided by delta T. Delta T gets cancelled, so you will get M1 V1 plus M2 V2 equals to M1 U1 plus M1 M2 U2. As a result, you can say P final is equal to P initial. Okay, this is our principle of conservation of linear momentum. Now let us see some examples related to it. अब देखिए some practical examples. ठीक, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या है, जैसे देखिए आप सभी ऑब्जर्व कीजिए, कभी भी गन वगैरह चलाई जाती है, मशीन गन चलती है, डा 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 डा, ठीक, व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, बुलेट आगे जाती है और ये गन जो है हिलती है, जैसे जैसे बुलेट जाएगी वैसे वैसे गन भी पीछे की तरफ, पर उसको क्या है, जो सोल्जर रहता है बढ़िया से ग्रिप से पकड़े रहता है, जिससे कि वो पीछे नहीं फेंकाती है। दिस फेनोमेना इज नोन एज रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन, ठीक। अब रिकॉइल ऑफ गन राइट डाउन, whenever bullet is fired from gun, अगर गन से हम क्या है बुलेट फायर करते हैं, then what happens, the gun also experiences a backward jerk, then gun also experiences a backward force. This is called recoil of gun. इसी को हम recoil of gun कहते हैं कि अगर बुलेट फायर की जाती है, गन से फायर की जाती है, तो देन गन विल आल्सो एक्सपीरियंस ए बैकवर्ड फोर्स, ठीक। अब जैसे देखिए सिंपल सा हम एग्जांपल बता रहे हैं, ये मान लीजिए ये गन है जी, ये हो गया गन का सिस्टम, अगर इसके अंदर ये बुलेट है इनिशियल, ठीक, दिस इज केस ऑफ बिफोर फायरिंग, एंड दिस इज द सिचुएशन ऑफ आफ्टर फायरिंग, दिस इज द, ये क्या है आफ्टर फायरिंग, ठीक। अब बिफोर फायरिंग में आप देखिए u इज इक्वल टू 0, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है,
ये नहीं कहिएगा कि पुलिस गन लेके भागते हुए चोर को मार रही है, दैट विल बी अदर सिचुएशन। ठीक, तो ये अभी हम जनरल कंडीशन की बात कर रहे हैं। बुलेट क्या है, हाथ में है, हम उसी से फायर किए। व्हाट विल हैपन, तो इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल m is the mass of bullet and capital M is the mass of gun. By the conservation, अब ये क्या है, bullet will move in this direction, then this mass, this gun will also experience a force in backward direction, due to which it will also experience a backward motion. ठीक, तो अब by conservation of linear momentum, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल से क्या है जी, तो ये टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम m प्लस स्मॉल m इंटू u इक्वल्स टू m इंटू v प्लस m इंटू, ध्यान दीजिए टोटल मोमेंटम ये और फाइनल मोमेंटम इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम। तो अब यहां से क्योंकि ये तो जीरो है तो इसलिए जीरो हो गया है, m इंटू वी प्लस m इंटू वी। so you will find out m by capital M into v, but with negative sign. Here the negative sign shows that the motion of the gun will be opposite to the motion of bullet. इसीलिए बच्चों ये देखिएगा जो गन वगैरह रहती है हैवी रहती है। अगर हैवी रहेगी, अगर ये m जितना ये m बड़ा होगा इतनी ही इसकी वेलोसिटी ये फैक्टर कम हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं गन हैवी रहती है और बुलेट गई फायर हुआ तो गन में उतना तेज झटका नहीं लगा। ठीक, अगर सोच लीजिए गन बिल्कुल हल्की रखी जाएगी तो क्या होगा, जिस स्पीड से बुलेट भागी आगे और उसी स्पीड से क्या है या उसी के कंपैरिजन में गन भी पीछे भागेगी और बेचारा सोल्जर बीच में रह जाएगा। ठीक है, तो अब ये है इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। लेट अस सी न्यूमेरिकल रिलेटेड टू इट, जैसा कि आप सभी के एग्जाम में पूछा भी जाता है। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, दो टाइप के क्वेश्चन आपके मैक्सिमम बनते हैं। पहला तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के बेसिस पे, उससे फॉर्मूले से रिलेटेड रहेगा। दूसरा ये कंजर्वेशन के बेसिस से। तो 9th क्लास के स्टूडेंट हो तो इसलिए इससे ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड यूज नहीं होगा। तो अब ये देख लीजिए कि बुलेट जो है, ए बुलेट 10 ग्राम इज शोड फ्रॉम ए 5 kg गन। ध्यान दीजिए, मैंने कहा था ना गन को भारी रखा जाता है, बुलेट को हल्का रख। बुलेट तो जितनी जरूरत होगी उतना ही रखेंगे। ठीक, विद ए वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ गन। सीधे से यहाँ तो बच्चों ये है, आप सीधे कर दीजिए। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो फिर से वही हमारा छोटा सा एक लाइन का डेरिवेशन है, हम लगा दिए। क्या, ये बुलेट है इसके अंदर, ठीक, और ये बिफोर फायर, और फिर ये क्या है, दिस इज आफ्टर फायर। ठीक, this is after fire. It experienced a velocity of v in backward direction. It is its velocity in forward direction. Its mass is small m. Its mass is capital M. There is a initial velocity is 0. ठीक है, तो अब यहाँ से करना क्या है कि
ये से बाय द कंजर्वेशन ऑफ हेयर, हाँ सिचुएशन सोच लीजिए, बुलेट का मास कितना है, m इज इक्वल टू 10 ग्राम। बच्चों क्योंकि सब चीजें हम क्या है एसआई सिस्टम में ही करते हैं, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.01 ग्राम, ठीक, सॉरी ग्राम नहीं केजी, केजी। अब दूसरी चीज ये, अब दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं, मास ऑफ गन कैपिटल M इक्वल टू 5 kg, 5 kg है और विद ए वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। किसकी वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, नॉट द गन। v स्मॉल v will equal to 400 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करेंगे, बाय द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर करना चाहो एक लाइन बढ़ जाएगी, अदरवाइज क्या है सीधे आप कर सकते हो m, चलिए यही लिख दे रहे हैं, इंटू यू इक्वल टू m इंटू वी प्लस स्मॉल m इंटू वी, तो ये 0 हो गया, mv प्लस mv, तो v इक्वल टू माइनस m बाय कैपिटल M इंटू वी, तो ये क्या है माइनस, और m की वैल्यू 0.01 डिवाइडेड बाय मास कितना है जी 5, और वेलोसिटी कितनी हुई 400। तो अब आप इसको क्या है कर दीजिएगा, इसका 2 0 कट जाएगा सीधे सीधे, तो 0.8 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये क्या है, केवल इसलिए इतनी कम स्पीड आई गन की क्योंकि गन का मास क्या है 5 kg था, अदरवाइज क्या है इसकी स्पीड बहुत ज्यादा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के सेशन में इतना ही, और ठीक है थैंक यू। और थोड़ा सा अगर लाइक कर दोगे तो हमें भी थोड़ा सा खुशी मिलेगी कि भाई हमारी मेहनत सफल हुई। ठीक है, ओके थैंक यू, बाय बाय।